हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे पेपर कोड का जो 5522 है, सेकंड सेक्शन बी। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसका पहले वाला सेक्शन में अपलोड कर चुका हूं और आज हम करेंगे सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है इसके अंदर बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी ड्रिफ्ट स्पीड मिलीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। थोड़े से करंट को देने के बाद वो कंडक्टर में किस तरह से करंट को मतलब ऑन कर देता है बहुत ज्यादा तेजी से। तो मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बताता हूं। जैसे मान लो ये एक बल्ब है, ठीक है। हमने क्या करा, इस स्विच को, इस की को प्रेस करा। इस की को प्रेस करने से ये बल्ब सडन ऑन हो जाता है। ऑल्दो ड्रिफ्ट स्पीड जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो कम होती है, बट फिर भी ये कैसे सडन ऑन हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो क्या इसका आंसर क्या है बच्चों? इसमें होता क्या है, एक कंडक्टर के अंदर, ये कंडक्टर बना लेते हैं हम। इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब हर इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है उसकी एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सी होती है? जब हम बैटरी अप्लाई कर देते हैं उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। उससे पहले कौन सी होती है? जब बैटरी नहीं अप्लाई होती, थर्मल बोलते हैं उसको, ठीक है। आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, तो उसको हम जीरो बोलते हैं। उसका इफेक्ट नहीं होता ना कोई भी। अब जैसे बटन बंद है तो बल्ब ऑन ही नहीं होगा। बटन ऑन करते ही इलेक्ट्रॉन को एक डेफिनेट डायरेक्शन मिल जाती है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो आपका बल्ब सडन ऑन हो जाता है। क्वेश्चन में यही पूछना चाहता है ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों इसका आंसर देखो, यहां पे ये मैंने सारा लिख रखा है इसके अंदर। मेन थिंग इज दैट, जो आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है कि हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट के साथ होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है, ठीक है। तो हर पॉइंट के ऊपर अगर मोशन में है, अब जैसे मान लो ये मैं कंडक्टर बना लेता हूं, ये कंडक्टर की लेंथ है। अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहां एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आएगा तो इसको टाइम लगेगा ना। तो आपने पढ़ा हुआ है कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको एनर्जी देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, और बहुत तेजी से एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं। लगभग लाइट की स्पीड के साथ ऐसा काम होता है, मैंने यहां मेंशन किया हुआ है, ठीक है बच्चों। इसीलिए एक एंड से दूसरे एंड तक किसी भी इलेक्ट्रॉन को मूव करके जाना नहीं होता, बस वो अपनी एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं। इसीलिए बहुत कम टाइम लगता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया बच्चों? अगला सवाल, ओम्स लॉ सॉरी बच्चों, ओम्स लॉ इज नॉट ट्रू। जो V इज इक्वल टू आई आर है, नॉट ट्रू। बेसिकली बच्चों ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या होती हैं? ओम्स लॉ जो होता है ना, जो जिनर डायोड वगैरह होती हैं या डायोड होती है, उनके ऊपर वैलिड नहीं करता। क्यों वैलिड नहीं करता? क्योंकि ये इनमें एक रीजन ही होता है, ये यूनिडायरेक्शनल होती हैं। अब जैसे मान लो आपने पीएन जंक्शन पढ़ा है, तो यहां पे अगर पॉजिटिव से कनेक्ट करा, ये नेगेटिव से कनेक्ट करा, तो इसके अंदर क्या होगा? करंट की वैल्यू फॉरवर्ड बायस में होगी। अगर इसको मैं रिवर्स कर देता हूं तो क्या होगा? नहीं करंट चलेगा, मतलब माइक्रो एम्पियर का करंट चलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अब इसके आंसर में देखो, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यूनिलेटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। यूनिलेटरल मतलब जिसमें एक ही डायरेक्शन में करंट जाए, जैसे डायोड, फॉरवर्ड में करंट जाएगा, रिवर्स में नहीं जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये मैंने बना दिया, ये पीएन जंक्शन है, ये फॉरवर्ड बायस है। अब इसमें तो करंट चलेगा, अब बना देते हैं रिवर्स बायस, इसमें करंट नहीं चलता। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं चलता है। बच्चों वो माइनर सा चलता है, मतलब माइक्रो एम्पियर का चलता है, ठीक है। वो हमारा डिटेक्टेबल नहीं होता इसके अंदर। मतलब एक जगह पे मिली एम्पियर में चल रहा हो, एक जगह माइक्रो चल रहा हो, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। हम उसको मानते ही नहीं है ओम्स लॉ के केस के अंदर। दूसरा, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर डिवाइसेस। नॉन लीनियर डिवाइस जैसे बल्ब। हमारे घरों में बच्चों आज के टाइम में देखो एलईडी या ये जो CFL लगे हुए हैं, इससे हम कुछ दूर पीछे चलते हैं। जैसे जो बल्ब लगे होते थे येलो लाइट वाले, जैसे कार में भी लगे होते हैं, ठीक है, जो येलो लाइट होती है उसके अंदर, तो वो वाले बल्ब जो होते हैं ना बच्चों, उसके अंदर टंगस्टन नाम का फिलामेंट होता है। टंगस्टन आपने पढ़ा है 10th क्लास के अंदर हीटिंग इफेक्ट वाले में। उस टंगस्टन वाले के अंदर क्या होता है, उसके अंदर जब आप
वोल्टेज देते हो तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज कर जाता है, जिसकी वजह से फिलामेंट गर्म होता है और उसके गर्म होने की वजह से हमें क्या मिलता है, लाइट मिलती है, विजिबल लाइट मिलती है। तो ओम्स लॉ तो कब वैलिड होता है, जब V इज इक्वल टू आई आर, टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट हो। सॉरी बच्चों, तो यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है, राइज इन टेम्परेचर, बट हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट। इसीलिए जो बल्ब होता है उसके ऊपर भी ये चीज वैलिड नहीं होती। तो कहने का मतलब है हमें क्या डिस्कस करना था इस टॉपिक के अंदर कि ओम्स लॉ के लिमिटेशन क्या है, कहां पे वैलिड नहीं होता। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला सवाल 18th क्वेश्चन। अब यहां पे बच्चों कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है 1.51 1.52, हैज फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ दी हुई है हवा में, पहले ये हवा में पड़ा है, एयर में, तो फोकल लेंथ कितनी होगी इसकी, 15 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स फोकल लेंथ व्हेन इट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, जब आप इसको किसी लिक्विड में, मैं कोई लिक्विड बना लेता हूं, ये लिक्विड में मैंने इसको इमर्स कर दिया, ठीक है, ये नीले रंग का मान लो कोई भी लिक्विड है, 1.65 इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड की, ठीक है, मतलब मीडियम की। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द लेंस, इसका नेचर कैसा होगा, मतलब पहले तो हमें इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, फिर उसके हिसाब से देखते हैं। ठीक है, अब बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फोकल लेंथ का रिलेशन पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। तो आप लोगों ने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा होगा। देखो बच्चों, लेंस मेकर फॉर्मूला ये रहा, ये लेंस मेकर फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला के अंदर फोकल लेंथ का रिलेशन किसके साथ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, और क्या है इसके अंदर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद आ गया होगा, इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब यहां पे N2 का मतलब क्या होता है, N2/N1। N2 क्या है हमारे पास, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N1 क्या है, मीडियम का। तो दो केस बनेंगे ना, हमें दो केस दे रखे हैं, मतलब अगर मैं रिलेशन निकालूं इसके अंदर, पहले केस में हवा है तो हवा के हिसाब से ऊपर आएगा लेंस, नीचे आएगी एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। R1 R2 नहीं दिया हुआ, एज इट इज लिख लो। फोकल लेंथ दी हुई है 15 लिख दिया। यहां से आपने क्या करा, ये वाली वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल ली। इजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे ना बच्चों, एलसीएम ले लेना इसका। एलसीएम तो क्या ही लेना है, 1 तो 1 ही है, छोड़ दो इसको, 0.52 बच जाएगा। 0.52 ये नीचे आ जाएगा और ये इसके अप्रोक्स में इज इक्वल टू में वैल्यू बच जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। फिर केस 2, जब लिक्विड में हम इमर्स करते हैं तो देखो नीचे यहाँ पे मीडियम लिखा है ना, तो नीचे मीडियम का आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, n लेंस डिवाइड बाय n मीडियम। कई बच्चों को 1-2 में दिक्कत होती हो तो ऐसे कर लेना, ठीक है। तो ये R1 माइनस 1/R2 हो गया। तो अब इसको क्या करोगे, इस वाली वैल्यू को यहां पुट कर दो, क्योंकि मेरे को f' निकालना है। बस जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, देखो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सब करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेके इसको कर लेना सॉल्व, तो यहां पे पहुंच जाओगे। ये सारा कैलकुलेशन मैंने कर रखा है, ठीक है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। आपका आंसर माइनस में आ रहा है, तो माइनस में फोकल लेंथ किसका होता है, माइनस में फोकल लेंथ इधर की तरफ कॉनकेव का होता है। तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, कॉनकेव जैसा होगा। क्लियर है बच्चों। क्या किया मैंने, लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करा, उसके बाद वैल्यू डालता रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, R1/R1 जो हमारी 1/R1 माइनस 1/R2 है, इसकी वैल्यू को पुट करा और आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। अगला सवाल हमारा इसके अंदर ये है वेव ऑप्टिक्स का। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, 2 वेव्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड A दिया हुआ है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कोहेरेंट सोर्स है हमारे पास, सुपर इम्पोज कर रही है एक पॉइंट के ऊपर, फेज डिफरेंस कितना है, फाई है। आपको एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है इंटेंसिटी का। तो बच्चों इंटेंसिटी हमें निकालनी है। इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होती है। अब 2 वेव जब सुपर इम्पोज कर रही हैं, एक वेव ऐसी है तो एक वेव मान लो ऐसी है, उसका कोई ना कोई फेज डिफरेंस तो है ही। उन दोनों को जोड़ दो, सुपर पोजिशन लगा दो, आंसर आ जाएगा। आंसर दिखाता हूं आपको मैं। देखो बच्चों इंपॉर्टेंट है ये ना, क्लास 11th से रिलेटेड है। क्लास 11th के अंदर वेव के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है। देखो बच्चों y1 क्या है,
ए कॉस ओमेगा टी। y1 मतलब क्या होता है, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। ए का मतलब एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा का मतलब फ्रीक्वेंसी, मैंने हर चीज मेंशन की हुई है, ठीक है। दूसरी वेव कह रहा था ना कि फेज डिफरेंस पे है, तो मैंने उसके अंदर एंगल थोड़ा सा वेरी कर दिया, ओमेगा टी प्लस फाई कर दिया, फिर उन दोनों को जोड़ दिया, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन, ठीक है। तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। अब मैंने यहाँ पे कोस ए प्लस बी, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया इसके ऊपर, इसको एक बार एज इट इज रहने दो, इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दो, लगा दिया, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ए क्या है यहाँ पे, ओमेगा टी है, बी क्या है यहाँ पे, फाई है। अब आप यहाँ पे काम करना, जिसको प्रॉब्लम आ रही हो यहाँ पे ए और बी की जगह वैल्यू पुट कर देना, आपको ये सारा आंसर ऐसा ही मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई इतनी। उसके बाद क्या करोगे, ए को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ए इससे भी होएगा, ए इससे भी होएगा, कर दिया। अब क्या करोगे, अब इसमें से जो कॉमन आता है ले लो, पहले वाले में से आपको कॉमन मिल रहा है ए कॉस ओमेगा टी, बचेगा क्या, 1 प्लस कोस फाइव, ठीक है। माइनस में जो ये टर्म बची है एज इट इज लिख दी, क्लियर हो गया। अब यहां तक स्टेप करने के बाद आपको क्या करना होगा, अब ये एक वेव बन गई। अब इसमें देखो बच्चों क्या करना है, हमें ना इसके अंदर एक रिजल्टेंट बनाना है। रिजल्टेंट मतलब दोनों के जोड़ होने के बाद एक नया एम्पलीट्यूड बनता है। वो नया एम्पलीट्यूड बनाने के लिए आपको ना कुछ लेट करना पड़ता है। जैसे ये 1 प्लस कोस फाई है, इसको एक एंगल ले लो थीटा की टर्म्स में, ये थीटा ले लिया, ठीक है। और जो लास्ट में है ए साइन फाई, इसको ले लिया आर साइन थीटा। पहले वाले में क्या ले लिया, इसको आर कॉस थीटा पुट कर दो, दूसरे वाले में क्या करा, ए साइन फाई को आर साइन थीटा पुट कर दो। ये करना पड़ता है बच्चों, क्योंकि यहां से ना अब हमें देखो अलग अलग एंगल मिल रहे हैं, ठीक है। हमें ना रिजल्टेंट की फॉर्म में लेके आना है इसको, भाई हमारा एक नया जो आंसर आएगा वो इंटेंसिटी रिजल्टेंट के साथ क्या एंगल बनाएगी, समझ में आ गया ना। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ा, ठीक है। तो अब यहां पे आप क्या करोगे, ये जो पहले दो हैं आपके पास, इन दोनों को आप क्या करोगे, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करा दो, स्क्वायरिंग कर दिया, एडिंग करा दिया, ठीक है। तो स्क्वायरिंग एडिंग करोगे तो आप देख रहे हो जहां पे कॉमन आएगा वहां पे आइडेंटिटी लग जाएगी, ये 1 हो जाएगी। यहां पे भी जब आप इसमें इसका a प्लस बी होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा ना। ये देखो ये 1 हो गया, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ। ये आ गया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, और यहाँ क्या बच गया, 2a स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई हो गया। अब यहाँ से 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस कोस फाई हो गया। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, 1 प्लस कोस फाई को क्या बोलते हैं, 2 कोस स्क्वायर फाई बाई 2, ये 2 कोस स्क्वायर फाई बाई 2। तो आंसर कितना आ गया, 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई बाई 2। क्लियर हो गया। तो एम्पलीट्यूड जो होता है, आई जो होता है इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, मैंने बताया था। तो इसका स्क्वायर कर दिया, मतलब इसका स्क्वायर हो गया, ये मतलब इंटेंसिटी इसके बराबर आ गई। अब पुराना जो एम्पलीट्यूड था वो कितना था बच्चों, ए था, ए का स्क्वायर हो गया, समझ में आ गया। तो पुरानी इंटेंसिटी क्या होगी, आई नॉट मान लेते हैं, नई इंटेंसिटी को आई मान लेते हैं। आई क्या है, न्यू इंटेंसिटी, ठीक है। अब ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई नॉट के बराबर है ना, तो वो 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, ये आपका आंसर आ गया। कई बार इसमें ना डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, सब प्रूव करके दिखाओ, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, बढ़िया। आगे इसके अंदर है इसका और पार्ट देख लो इसका। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन द सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू द प्लेन ऑफ द स्लिट। ये हमारे पास डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है बच्चों। ये क्या है हमारे पास, डी, ये स्लिट S1 S2। ये कहता है कि जब हम डी को कम करते हैं तो क्या होता है। तो बच्चों इसके लिए क्या पता होना चाहिए आपको, इसके लिए आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आपने पढ़ा है कि यंग डबल स्लिट के अंदर ऐसे ऐसे पैटर्न बनते हैं इंटरफेरेंस के। तो ये जो चौड़ाई होती है इसको बोलते हैं बीटा, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं ना। अब जब हम डी को कम करेंगे,
जब हम डी को कम कर रहे हैं तो यहां देखो डी कम कर रहे हैं तो फ्रिंज विड्थ क्या हो रही है, कम हो रही है ना, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आप इसके बीच का गैप घटा रहे हो। समझ में आ गया, सीधा सीधा रिलेशन वाला क्वेश्चन है इसके अंदर। अगला सवाल क्या था इसके अंदर, फिर ये कहता है द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट इज इंक्रीज्ड। सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट इज इंक्रीज्ड। जब आप इंक्रीज करते हो तब क्या होता है, जब आप इंक्रीज करते हो, ये स्लिट है बच्चों, ये ओपनिंग मैंने बड़ी कर दी तो यहां से लाइट ज्यादा जाएगी ना, तो सामने क्या होगा, ब्राइटनेस ज्यादा आएगी। सोच के देखो, अगर आप मान लो एक दरवाजा है एक रूम का, ठीक है, आप रूम में हो, ये रूम का डोर है, यहां पे बल्ब ऑन है, अगर आपके रूम में थोड़ा सा दरवाजा ओपन है इतना सा तो थोड़ी सी लाइट आएगी, पूरा ओपन है तो बहुत सारी लाइट आएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो द स्क्रीन दस डेवलप द ब्राइटर फ्रिंजेस एज द स्लिट विड्थ इंक्रीजेस। समझ में आ गया ना, जितनी ओपनिंग उतनी लाइट। क्लियर हो गया, बढ़िया। आगे चलते हैं, अगला सवाल, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड एब्जॉर्ब्ड इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। अच्छा बच्चों, मैं इसका जो और ये जो आंसर्स है ना, ये आंसर्स मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना इजीली, ठीक है, पीडीएफ बना के डाल दूंगा मैं इसका। ओके, अब ये है बच्चों, हमें इसके अंदर ना क्यू वैल्यू निकालनी है, एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब। एक क्यू वैल्यू नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू क्या कहती है, देखो कोई भी रिएक्शन जो होती है ना, जैसे मान लो हमें कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन करनी है तो उस रिएक्शन के अंदर क्यू वैल्यू को चेक करते हैं। अब ऐसा थोड़ी है किसी भी रिएक्शन में हमें एनर्जी चाहिए, हम उसके अंदर कोई भी एलिमेंट उठा के डाल दिया, ऐसे नहीं होता। हम ना पहले चेक करते हैं कि जिसकी क्यू वैल्यू पॉजिटिव होगी वो एनर्जी देगा, जिसकी एनर्जी क्यू वैल्यू नेगेटिव होगी वो एनर्जी लेगा। समझ में आ गई ना मेरी बात। तो हमें किसी से एनर्जी लेनी है या देनी है वो डिसाइड करता है क्यू वैल्यू। अब सिंपल सी बात है, इसमें हमसे यही पूछा है कि ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है, इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी मिलेगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। आंसर है अगर पॉजिटिव होगा तो रिलीज होगा, अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। क्लियर हो गया बच्चों। अब ये सवाल ये है क्यू वैल्यू निकलता कैसे है। क्यू वैल्यू निकालने का बड़ा आसान फॉर्मूला है, ये जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स, बस खत्म, ये आंसर आ गया। अब इसके लिए देखो, इसमें ना कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि लंबे लंबे नंबर हैं इसके अंदर, ठीक है, जीरो, बस ज्यादा देर नहीं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है बहुत आसान। उसके बाद ये कर लिया, इसको माइनस करने के बाद इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर होता है, ठीक है। हमें पहले मास निकालना होता है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना होता है लाइट के साथ। क्लियर हो गया बच्चों। चलो आंसर की तरफ बढ़ते हैं इसके। ये देखो बच्चों, ये सारा क्वेश्चन ने एज इट इज यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट वाली है ये मैं अभी बताऊंगा तुम्हें कैसे करना है। पहले इसको देखो, इसका मास 12 है, इसका 12 है, 12 इसका मास कितना है 19.9 समथिंग, ये जो दे रखा है आपको डेटा, और इसका कितना ये दे रखा है। इसको सॉल्व करके ये आ गया बच्चों, ये आपके पास मास डिफेक्ट आ गया AMU के अंदर। अब हमें एनर्जी निकालनी है। देखो बच्चों, अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डेल्टा एम को आपको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, साथ ही में एक AMU को 1.6 इंटू 10 की पावर -27 से कन्वर्ट करके इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तब तो आंसर आएगा जूल में। अब आपको ये आंसर मांग रहा है आपसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर कैसे आएगा। आपको क्या करना है, जो आपके पास मास डिफेक्ट आया है उसको 931 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस आपका आंसर आ गया, ठीक है। 931 से कर देना, 931.5 से कर देना, कई किताबों में 5 होता है, ठीक है, तो मैंने 5 से कर दिया, तो आंसर आ जाएगा 4.61 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पे आंसर क्या है आपका, पॉजिटिव है, तो आपकी क्यू वैल्यू पॉजिटिव है, तो एनर्जी यहां पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। समझ में आ गया, आसान है। फिर से बता देता हूं अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो। हमने क्यू वैल्यू निकालनी है, क्यू वैल्यू में रिएक्शंस का मास और प्रोडक्ट का मास माइनस कर दोगे, आंसर आ गया। अगले स्टेप के अंदर जो आपके पास मास डिफेक्ट आया है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है सी स्क्वायर के साथ, तो यहां पे आंसर आएगा जूल के अंदर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 931.5 से तो आपका आंसर आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। समझ में आ गया। एक चीज और, जो डेल्टा एम है वो किलोग्राम में होना चाहिए,
आप AMU में डील कर रहे हो तो आपको यहां पे जो आपका AMU है उसको इससे गुणा करना होगा, तब जाकर के आप जूल में आंसर निकाल पाओगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं करवा रहा हूं। आगे चलते हैं। तो अगला सवाल है बच्चों इसके अंदर, लास्ट सवाल आज का इसका 21वां। हाउ डज द एनर्जी गैप ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इफेक्टिवली चेंज when doped with a trivalent impurity and pentavalent impurity? Justify your answer। तो बच्चों इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाने थे इस तरह के। मैंने ये लास्ट सेमीकंडक्टर का वीडियो डाला था जिसमें PYQs थे, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। इसमें थोड़ा सा इसने अलग तरीके से क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, तो एनर्जी गैप पे क्या फर्क पड़ता है। तो इसका ना आपको अगर आपने मेरा PYQ का वीडियो अगर देखा हो तो उसके अंदर ना मैंने इसमें MCQ डाला था एक, एनर्जी गैप कहां पे शिफ्ट हो जाता है, ट्राईवेलेंट में या पेंटावेलेंट में। ठीक है, तो वैसा ही क्वेश्चन है ये बिल्कुल। NCERT में इसका सीधा सीधा डायग्राम बना के दे रखा है। तो बच्चों when a intrinsic semiconductor is doped with trivalent that means it form the extrinsic। तो कॉमन सेंस है, इंट्रिंसिक के अंदर अगर आप कुछ ऐड कर रहे हो तो कैसा बन रहा है, एक्सट्रिंसिक बन रहा है, उसको बोलते हैं P टाइप। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। तो इसमें एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल क्रिएट होता है। ठीक है बच्चों, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो कहां क्रिएट होता है, वैलेंस बैंड के ऊपर। आपको सिर्फ और सिर्फ यही बात यहां लिखनी है। समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर है। दूसरा, जब एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर कोई इंप्योरिटी ऐड की जाती है, एन टाइप इंप्योरिटी ऐड की जाती है इंट्रिंसिक में। जैसे इंट्रिंसिक क्या होता है, जैसे मान लो सिलिकॉन है, सिलिकॉन में मान लो मैं एन टाइप इंप्योरिटी ऐड कर रहा हूं तो क्या बन गया, अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया। तो इसमें क्या होता है, जो एनर्जी गैप होता है वो डिक्रीज होता है, रिड्यूस्ड होता है, और ऊपर वाले में क्या होता है, इंक्रीज होता है। समझ में आ गया, यहां पे ये लिखा हुआ है इंक्रीज होता है। आपको इसके डायग्राम बनाने थे सिर्फ, और कुछ नहीं करना था, और दो लाइनें लिखनी थी इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है, एन टाइप में एक डोनर एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाता है जो कि कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे होता है, और एन टाइप में क्या होता है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के ऊपर। समझ में आ गई मेरी बात, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर। वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर एक लाइन लगा दोगे, वो क्या बन गया आपका, एन टाइप का बैंड गैप, और कंडक्शन के जस्ट थोड़ा सा नीचे बनाओगे वो क्या हो गया, डोनर एनर्जी लेवल, मतलब एन टाइप का। क्लियर होगी मेरी बात। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।